तो हम लोग पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस देख रहे हैं। द बुक इज ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। और इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो था क्वेश्चन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के रेस्पेक्ट में हमने बात किया था कि जो देश की सीमाएं होती हैं, भारत को के सामने क्या समस्या थी, पार्टीशन के सामने जो कई सारी समस्याएं हमने देखी थी, उसमें से ये क्वेश्चन था जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि हमें अपनी बाउंड्री को डिमार्केशन करना है, हमें अपनी बाउंड्री को इंटीग्रेट करना है, हमें एक यूनियन ऑफ इंडिया बनानी है। तो प्रिंसिपली स्टेट्स के साथ कैसे पेश आते हैं, पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वो स्टेटमेंट्स भी हमने देखे थे, पटेल का लेटर भी हमने देखा था। अभी क्या आप ये बताओ, सिर्फ प्रिंसिपली स्टेट को यूनियन में भारत में एसिमिलेट करना ही काफी था? नहीं, जो सबसे अलग एक और प्रॉब्लम थी जो बुक में ही दी गई है, वो था इंटरनल बाउंड्री का। क्या था? इंटरनल बाउंड्री का। भारत में एज अ होल तो हम लोग देख लिए कि भारत में जो नहीं मिल रहा है, और ये क्वेश्चन भी आप जो हम देखने वाले हैं अभी इंटरनल बाउंड्री का इशू, इसके साथ साथ में पीछे प्रिंसिपली स्टेट वाला भी अभी काम चल रहा है, सरदार पटेल के जो है प्रयास चल रहे हैं। लेकिन उसी समय एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो है इंटरनल बाउंड्री की, कि भारत में आंतरिक जो है सीमाएं कैसी होंगी। अब देखो, जब भारत में अंग्रेज रहते थे तो अंग्रेजों ने, ये बुक की ही लैंग्वेज है, आई एम स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ बुक, जो अंग्रेज होते थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए क्या किया था, स्टेट बनाए थे। क्या स्टेट नहीं, प्रोविंस बनाए थे, ठीक है। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, कि यहाँ बॉम्बे बना दो, यहाँ मद्रास बना दो, बंगाल बना दो, और इसी के आसपास हजारों की संख्या में जो है उस समय जो है प्रिंसिपली स्टेट्स हुआ कर, हजारों की नहीं तो इंडिपेंडेंस तक 550, आप 565 हमने देखा था, तो कई सारे उसमें प्रिंसिपली स्टेट्स, राजा रजवाड़े भी हैं। लेकिन उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी प्रशासन की सुविधा के लिए कई सारे स्टेट बनाए थे। नाउ ये पिक्चर अब पार्टीशन के बाद चेंज होगी। जब पार्टीशन हो गया, बेटर टू यूज, जब अपने को इंडिपेंडेंस मिल गया, ठीक है, जब अपने को इंडिपेंडेंस मिल गया तो प्रिंसिपली स्टेट्स को हमने कुछ को कन्विंस किया, कुछ कर हमने फोर्स का यूज किया, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू अपने यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया। अभी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो भारत का इंटरनल बाउंड्री है उसको भी तो सेट करना है, सबको खुश करना है। तो ऐसे में जो ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, कांग्रेस के जो उस समय नेता थे उनको लगा कि ये सही है, मतलब फॉर टाइम बीइंग उन्होंने कहा अभी हम नए नए आजाद हुए हैं, अभी हमारे सामने कई सारी समस्याएं हैं, अभी कुछ दिन क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं, अभी कुछ दिन रुक जाते हैं कि इंडिया की इंटरनल बाउंड्री हम कैसे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसलिए रुक जाते हैं यार अभी, क्योंकि अभी हम पार्टीशन ही तो हुआ है हमारे सामने, अभी प्रिंसिपली स्टेट्स का समस्या सॉल्व नहीं हुआ है, तो पहले प्रिंसिपली स्टेट्स को तो हमें अंदर कर लेने दो, फिर आराम से देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये इसमें जो है कांग्रेस की जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ा डिले करती है। अभी अब क्वेश्चन ये होता है कि जो भारत है उस समय का जो इंडिया है, वहां का एक प्रोविंस होता है मद्रास, ठीक है, ओल्ड मद्रास जिसे आप कह लो। ओल्ड मद्रास में एक प्रॉब्लम उभर के आ जाती है, वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये जो मद्रास है इसके अंदर कई सारे स्टेट हैं, जैसे इसमें केरला भी है, ठीक है, इसमें तमिलनाडु भी है थोड़ा सा, इसमें आज का आंध्र प्रदेश भी है, आज का आंध्र प्रदेश में तो मान लो तेलंगाना भी हो गया है। तो ये सब मिलाकर के मद्रास हुआ करता था। ये अंग्रेजों को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसमें कई सारे लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो एक मांग उठी कि भाई कांग्रेस के नेताओं, आप क्या करो, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो। क्या करो? स्टेट को रीऑर्गेनाइज करो। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी को ध्यान में रखते हुए आप इसको रीड्रॉ करो, बाउंड्री को रीड्रॉ करो। तो इसलिए आपको कुछ कुछ किताबों में ये टर्म मिलता है, रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री, ठीक है, रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री भी इसको कहते हैं, ठीक है। इंटरनल बाउंड्रीज को, इस क्वेश्चन को कभी कभी आपको ऐसे भी किताबों में मिलेगा आर्टिकल में कि रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री भी इसे कहते हैं, ठीक है, या रीऑर्गेनाइज करो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आएगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये मांग उठी। अब आप पूछोगे कि भाई ये मांग उठी क्यों? ये मांग उठी इसलिए कि जब कांग्रेस संघर्ष कर रही थी
जब कांग्रेस स्ट्रगल कर रही थी देश की आजादी के लिए, तो उसी समय जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर था, जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने जो अंग्रेजी का ये वाला मॉडल है इसको दरकिनार किया था। 1920 के अंदर नागपुर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहीं पर ये बात कह ली गई थी कि जब अपना देश हम बनाएंगे, जब हमें स्वराज मिलेगा, तो हम लोग लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मतलब कांग्रेस ने 1920 में ही ये बात एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन अभी कांग्रेस या मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उस समय की, वो डिले कर रही है। क्यों डिले कर रही है? क्योंकि पार्टीशन हुआ है। एक और कारण है, उसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। कि पहला कारण यह है कि पार्टीशन हुआ, अभी थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, तो जो मांग उठ रही है वो क्यों उठ रही है? क्योंकि कांग्रेस ने 1920 से ही प्रॉमिस किया था, अपने मैनिफेस्टो में ही हमेशा इसको रखा था कि जब हम आजाद होंगे तो कैसा स्टेट बनाएंगे? लिंग्विस्टिक स्टेट बनाएंगे। दूसरा, जो कांग्रेस की प्रोविंस के जितनी भी कमेटीज होती थी कांग्रेस की प्रोविंसेस में, जहां वो बंगाल में, केरला में, वो लिंग्विस्टिक आधार पर होती थी। जैसे आप देखोगे कि बंगाल में कांग्रेस की जो कोई भी अगर वर्किंग कमेटी है तो बंगाली में काम कर रही है, केरला में है तो वहां की लैंग्वेज में काम कर रही है। इवन गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी है, मैं आपको बताऊं गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी मेक अ स्टेटमेंट कि ऑन पेज नंबर 19, इफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस आर फॉर्म्ड, गांधी जी अपने आजादी के संघर्ष के दौरान कहते हैं कि अगर लिंग्विस्टिक आधार पर प्रोविंस बनेंगे तो इट विल आल्सो गिव अ फिलिप टू द रीजनल लैंग्वेजेस, इससे जो हमारे देश की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इट वुड बी absurd to make Hindustani the medium of instruction in all the regions and it is still more absurd to use English for the purpose। अगर सिर्फ हिंदुस्तानी को, हिंदुस्तानी मतलब मिक्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू, अगर सिर्फ हिंदुस्तानी को सबके ऊपर थोपा जाएगा तो ये अपसर्ड है। और सबसे ज्यादा अपसर्ड है कि हम हर जगह इंग्लिश को यूज करें, हमारे यहाँ पे इतनी लैंग्वेज है। तो जो ये सारे कारण हैं, इन्हीं सारे कारण को ध्यान में रखते हुए मद्रास में एक मूवमेंट शुरू हुआ। मद्रास में जो उस समय का ओल्ड मद्रास हुआ करता था, जिसके अंदर क्या है, केरला भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है। यहां पर एक मूवमेंट शुरू हुआ। अब ये जब मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस को एक डर लगा। अब आपको मैं बता रहा हूं कांग्रेस को सबसे बड़ा डर, मैं दूसरा रीजन ये बता रहा हूं क्या लगा, क्योंकि नेहरू क्या थे, वो यूरोप से पढ़कर आए थे। ठीक है, यूरोप में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। तो आप देखो यूरोप के अंदर जितने भी स्टेट बने वो छोटे छोटे हैं और सब भाषा के आधार पर है। मतलब फ्रेंच हैं तो वहां पे लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन है तो जर्मनी बोल रहे हैं, ब्रिटेन वाले हैं, इटली है तो इटली लैंग्वेज है। तो भारत के जो लोग थे उन्हें लगा कि अगर अभी हम, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, पहला ये था कि पार्टीशन हुआ है, अभी रुक जाओ, अगर अभी हम लिंग्विस्टिक आधार पर अगर कोई स्टेट बना देंगे तो हो सकता है ये क्या बन जाए, सेपरेट ना हो जाए अपने देश से। आने वाले 10-5 साल में ये लोग अलग देश की मांग ना करने लगे। ठीक है, जैसे आज भी मांग होती है ना कि उत्तर प्रदेश से निकालकर ये अलग राज्य बना दो, महाराष्ट्र से विदर्भ बना दो, उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड को अलग कर दो, अलग स्टेट बना दो। ऐसे देश की भी मांग हो सकती थी, क्योंकि भाई यूरोप में हुआ, यूरोप में नेशन स्टेट में क्या हुआ, इटली में इटली चल रही है, फ्रांस में फ्रांस चल रही है। तो कांग्रेस के जो प्रबुद्ध वर्ग थे, जो लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, हमारे फोरफादर्स थे, हमारे आपके, उन्होंने ये सोचा कि यार ये गलत स्टेप हो सकता है, ये गलत स्टेप हो सकता है कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। लेकिन फिर सबसे बड़ा घटना हो जाता है 1952 तक आते आते समस्या गंभीर हो जाती है। यहां पर एक बहुत बड़े लीडर होते हैं जिनका नाम होता है श्री राम मुलू। ठीक है, ये बहुत बड़े लीडर हुआ करते हैं और वेटरन कांग्रेसी होते हैं। ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं, इनके नाम के आगे पोटी भी लगता है। ठीक है, पोटी श्री राम मुलू। अब पोटी श्री राम मुलू महोदय जो हैं, ये आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े कांग्रेसी होते हैं, हालांकि काफी एजेड हो जाते हैं, गांधी जी के फॉलोअर रहते हैं। इनका कई सारा कंट्रीब्यूशन भी बुक में एक साइड में दिया गया है कि इन्होंने टेम्पल एंट्री के लिए, दलितों के अधिकार के लिए भी लड़ाई किया है, इन्होंने साल्ट सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया, इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत बड़े चेहरा रहते हैं। और जब ये मांग रखते हैं कि हमें आंध्र प्रदेश बना के दो, ठीक है, तो एक मूवमेंट शुरू होता है पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश में।
और उसको कहते हैं विशाल आंध्रा। क्या विशाल आंध्रा, विशाल आंध्र प्रदेश को निकालकर अलग एक स्टेट बनाने की मांग चलती है। ठीक है, तो ऐसे ही विशाल आंध्रा मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, कि विशाल आंध्रा मूवमेंट में एक सेपरेट आंध्र प्रदेश बनाओ। अब ये मूवमेंट तूल पकड़ता जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर तेलुगु बोलने वाले हैं, यहाँ पर तमिल बोलने वाले हैं, और यहाँ पर कन्नड़ बोलने वाले हैं। ठीक है, केरल में मलयालम बोलने वाले हैं। ठीक है, केरल में मलयालम बोलने वाले हैं, इधर तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु बोलने वाले हैं। तो सबको, अब जब आंध्रा में ये मूवमेंट शुरू हुई तो सबको आग लगने लगी। ठीक है, अब जब पोटी श्रीरामुलु जैसा लीडर मैदान में उतरा तो पोटी श्रीरामुलु ने क्या किया कि इन्होंने फास्ट रख लिया। ठीक है, ये 19 अक्टूबर को फास्ट रख लेते हैं, और आप देखो 15 दिसंबर तक ये 56 दिन का फास्ट रखते हैं। ऐतिहासिक फास्ट, ऐतिहासिक फास्ट। हमने जतिन दास के बारे में देखा था इससे पहले, जब बिपिन चंद्रा देख रहे थे। ठीक है, तो उनका तो फास्ट बहुत ही बेजोड़ था, भगत सिंह के साथ करते हैं, और ये अपनी लैंग्वेज के लिए 56 दिन का फास्ट करते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। और एक ऐसे कांग्रेसी लीडर का डेथ होना बहुत बड़ा नेशनल सेम था उस समय। तो नेहरू पहली बार चिंता करते हैं और दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश का अनाउंसमेंट कर देते हैं। जब आंध्र प्रदेश बन जाता है किसके आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। तो दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश बन जाता है। ठीक है, कब बनता है, दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश का अनाउंसमेंट हो जाता है। जब एक स्टेट बन गया तो ये आग हर जगह फैलनी शुरू हो जाती है कि भाई हमें भी बनाओ, हमें भी बनाओ। ठीक है, तो सबको क्या होगी, रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री होगी। क्या होगी, बाउंड्री को फिर से रीड्रॉल किया जाएगा। ठीक है, और कई सारे स्टेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, लिंग्विस्टिक के, लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है, अच्छा आपको ये याद रखना है कि सिर्फ लैंग्वेज ही स्टेट बनाने का आधार नहीं होता है। लैंग्वेज ही सिर्फ स्टेट बनाने का आधार नहीं होता, कई सारे और आधार हैं। अभी हम उसको देखेंगे कौन से आधार होते हैं। ठीक है, तो जब ये मांग उठी तो आप धीरे धीरे देखो 1960 में क्या हुआ। 1960 में महाराष्ट्र बन गया, गुजरात बन गया। महाराष्ट्र में क्या चलती है, मराठी, गुजरात में गुजराती। ठीक है, 1963 में देखो तो नागालैंड बन जाता है। ठीक है, नागालैंड में अलग नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है। 1956 में देखो आप, 1966 में तो पंजाबी, पंजाब से क्या निकल जाता है, हिमाचल प्रदेश निकल जाता है। ठीक है, जो कुमायूं लैंग्वेज उधर चलती है। और हरियाणा में हिंदी बेल्ट होता है तो ये निकल जाते हैं। पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग पीपल रहते हैं। ऐसे ही कई सारे और डेवलपमेंट होते हैं। ऐसे 1972 में असम से मेघालय निकल जाता है। क्या निकल जाता है, मेघालय निकल जाता है। फिर ये डेवलपमेंट चलता रहता है, ये लिंग्विस्टिक आधार पर है, आप ये समझें। ठीक है, जब ये मैं आपको बताया ना कि ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है। अब ये आप पूछो कि ये जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं, इनके पीछे क्या ऐसे हो जा रहा है, नहीं। कोई भी स्टेट बनता है तो उसके पीछे कानून रहता है। ठीक है, तो उस कानून को कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ये 1956 में कानून बनाया गया और इसी कानून का प्रयोग करके भारत में जितने भी लिंग्विस्टिक स्टेट बाद में बने वो इसी कानून के तहत बने। अब ये कानून ऐसे नहीं बना है, बुक में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस कानून के लिए बड़ा प्रयास हुआ है। कई सारी कमेटीज बनी गई थी। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में कमेटी बनी थी जिसे फैजल अली आयोग कहते हैं। ठीक है, फैजल अली आयोग की रिकमेंडेशन पर ही ये बनाया गया था। इससे पहले एक और कमेटी बनी थी जिसे जेवीपी कमेटी कहते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू और पटेल और पट्टाभी सीतामरैया। बुक में नहीं दिया गया, 12th क्लास की किताब है। बट इन सारी कमेटीज का जो फैजल अली तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनके रिकमेंडेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया जाता है। और फिर भारत में जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, भारत में जो डाइवर्सिटी है उसको क्या किया जाता है, बूस्ट मिलता है। अभी तक भारत के लोगों को लगता था कि भारत में अगर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाएंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर वो लोग क्या हो जाएं, अलग देश की मांग कर लें, सेपरेटिज्म हो जाएं, सेपरेट नेशन की बात करने लगे। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं हुआ। तो ये क्या रही, ये हमारा एक अचीवमेंट रहा। इसने क्या किया है, हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है।
तो आज कभी पर आपसे पूछा जाए ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ये तो महात्मा गांधी का आइडिया है, ये तो गांधी जी का आइडिया है। कितना अच्छा आइडिया था, सभी भाषाएं वाले लोग अपनी भाषा में रहें, तो ये आपके लैंग्वेज को भी प्रमोशन करता है। तो जो डर था फ्रीडम नेशनल लीडर्स के सामने हमारे 1952 में, वो डर अब नहीं रह गया। ठीक है, तो अभी दूसरा इशू चलने लगा है। अभी जो हम लोग जहां पर रह रहे हैं, यहाँ पर अब लैंग्वेज के आधार पर लोग स्टेट की मांग नहीं कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम्स के आधार पर कर रहे हैं, रीजन के आधार पर। जैसे विदर्भ है, विदर्भ बड़ा गरीब है महाराष्ट्र में, तो लोग कह रहे हैं इसको अलग से प्रदेश बना दो। ऐसे ही 2000 में फिर से कई सारे स्टेट बने, जैसे छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना। तो ये तो लैंग्वेज के आधार पर नहीं बना, लेकिन ये बना क्यों बना? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इनको अलग कर देंगे तो इनका जो है रीजनल डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज ही है, लेकिन चूंकि देश के समय उस समय चैलेंज था ना, हम पहला चैप्टर देख रहे हैं, ये नेशनल बिल्डिंग क्या चैलेंज है एक, इसलिए ये चैलेंज हम लोगों ने देखा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर ही स्टेट का फॉर्मेशन हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि और भी कई सारी इश्यूज हो सकते हैं। जैसे झारखंड को बनाया गया, छत्तीसगढ़ को बनाया गया कि भाई वो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, उनको अलग अधिकारों की जरूरत है, उनकी अलग आवश्यकताएं हैं। उत्तराखंड को बनाया गया यूपी से अलग करके 2000 में, ठीक है, कि भाई वो पर्वत है, वहां पर अलग प्रकार की उसकी जो है टेरेन है, अलग प्रकार की उसकी समस्याएं हैं, अलग प्रकार का उसका टूरिज्म है। तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे भी कई सारी मांगे आजकल भी चलती है ना, अभी भी मांग चल रही है कि बुंदेलखंड को अलग कर दो या फिर हरित प्रदेश बना दो यूपी में। तो ये सारी चीजें बुक में आंसर की गई हैं, और विद दिस हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं इस बुक का। एंड द नेम ऑफ बुक इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें रामचंद्र गुहा साहब का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है ऑन पेज नंबर 25 पेज नंबर पर। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है वो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो रसिया है और जो इंडिया है, दो स्टेट बने, इनके पीछे क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उस पर क्वेश्चन रामचंद्र गुहा साहब का एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ये अच्छा मतलब लिखा गया है कि भाई रसिया कैसे बना। रसिया में भी कई सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, अपने देश में भी कई सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, लेकिन रसिया का जो यूनियन था वो तो फेल कर गया 1989 में ना, कोल्ड वॉर के बाद। लेकिन हम तो आज भी जिंदा हैं, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम लोग ज्यादा स्ट्रेंथ हुए। रसिया का मॉडल फेल हो गया, वो लोग कमजोर, मतलब उनका जो मॉडल था कि भाई कोल्ड वॉर के समय 15 स्टेट को एसिमिलेट कर दो, वो तो उनका फेल हो गया। लेकिन हमारा जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है आज भी जिंदा है, और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है, द ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, कई सारी चीजें हैं। तो बट ये रामचंद्र गुहा का ये पैराग्राफ आप पढ़ना, और उसके बाद में एक गांधी जी का भी बहुत अच्छा जो है स्टेटमेंट है। टुडे यू हैव वॉर्न योर हेड्स a crown of thorn, the seat of power is nasty thing, you have to remain ever wakeful on that seat, you have to be more humble and forbearing, now there will be no end to your being tested। ठीक है, तो ये बहुत जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट है, अच्छा लगता है ये सब पढ़ना। कई सारे क्वेश्चंस हैं, दैट इज फॉर 12th स्टूडेंट। बट ये चैप्टर हम लोग देख रहे थे, चैप्टर फर्स्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। आगे देखेंगे चैप्टर सेकंड। एक चैप्टर में 1 घंटा लग रहा है,